कसम है ज़माने की, वक्त की, यानी वक्त को अल्लाह ताला ने ज़माना कहा है कि वक्त इतना कीमती है कि कसम खाई है कि सारा इंसान जो दुनिया में आए हैं वो नुकसान में हैं। I know this. This is my jam. धरती से एक नया मोहम्मद बिन कासिम उठ रहा है। मैं आपसे सबसे कहता हूँ कि खड़े हुए और उसका इस्तकबाल करें। मोहम्मद बिन कासिम जिसके कदमों की धमक से पूरे ऐवान गूंज रहे हैं, जिसके कदमों की धमक से पाकिस्तान गूंज रहा है। यह दावत देता हूँ इमरान खान को। मैं सबसे पहले इस शानदार इस्तकबाल का आपका शुक्रिया अदा करता हूं। 2 साल पहले आपसे मुलाकात हुई। 2 साल पहले पता नहीं आप में से कितने थे जिस हॉल में, हाँ कितने थे आप? जब आपसे आखिरी दफा मुलाकात हुई थी तो मैंने आपके सामने एक पेशन गोई की थी कि कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ को नहीं रोक सकती। तब शायद आप में से कईयों को शक व शुबा था, थोड़ों सौ को अभी भी शक व शुबा होगा। मुझे कोई शक और शुबा नहीं है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख की ये सबसे बड़ी
ये सबसे बड़ी तब्दीली आ रही है। और कल ईद है, जब इंशाल्लाह अगली ईद आएगी तो एक नया पाकिस्तान बनाऊंगा। आज मैं आपके सामने पुराने पाकिस्तान के सियासतदानों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं। आज नए पाकिस्तान की बात होगी, जो इंशाल्लाह पाकिस्तान बनने जा रहा है, जो पाकिस्तान बनना चाहिए था। और अगर वो पाकिस्तान होता तो शायद आप इधर कनाडा ना होते। तो आपके सामने मैं उस पाकिस्तान की ख्वाब रखना चाहता हूं। या बड़े नौजवान बैठे, मैं आप नौजवानों के सामने पहले तो एक दो बातें रखना चाहता हूं यूथ के लिए। आपके सामने जिंदगी में कामयाब होने का राज बताना चाहता हूं। ये याद रखें कि जो चीज आप इमेजिन कर सकते हैं, जिस चीज की आप ख्वाब देख सकते हैं, वो हो सकता है। मैं जब 9 साल का था तो मैंने अपने फर्स्ट कजन जावेद बर्की को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में इंग्लैंड के लिए सेंचुरी करते देखा। तो जब मैंने उसको सेंचुरी करके देखा तो मैं 9 साल का था, तो मैंने ये ख्वाब देखा कि मैं भी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलूंगा। 9 साल लगे उस ख्वाब को पूरा होने में। फिर मैं जब पाकिस्तान के लिए खेला तो मैंने ये ख्वाब देखा कि मैं पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर बनूंगा, वो भी हो गया। फिर मैंने सोचा दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर बनूंगा, वो भी हो गया। मैं आपको कुछ चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सिर्फ नौजवानों के लिए। आपको सिर्फ एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो चीज आप पिक्चर कर सकते हैं वो हो सकता है। मैंने जिंदगी में जो चीज भी एक दफा पिक्चर की वो हुई, लेकिन उसके लिए फिर मेहनत की, बड़ी मुश्किलों का सामना किया, मायूसियों का सामना किया। लेकिन कामयाबी का राज एक ही है कि जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आता है, ये आपको अल्लाह एक मौका देता है अपने आप को इंप्रूव करने का, बेहतर करने का, अपने आप को असेस करने का, अपनी गलतियों को एनालाइज करने का, गलतियों को दूर करने का। याद रखें, इंसान सिर्फ तब हारता है जब वो हार मान जाता है। जब तक आप हार नहीं मानते, हार आपको हरा नहीं सकती, हार आपको सिखाती है। वो कहते हैं फेलियर इज द बेस्ट टीचर। जब आप फेल होते हैं, आप में सेल्फ एनालिसिस होती है, सोल सर्चिंग होती है, आप सोचते हैं, गलतियां दूर करते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर मुकाबला करते हैं। और जब आप खड़े होकर फिर से मुकाबला करते हैं, आप में और ताकत आ जाती है। इसलिए जब मैं अपने गोल पे पहुंच गया, दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर कंसीडर किया गया, फिर मैं जाके पाकिस्तान दुनिया की बेस्ट टीम बने। फिर मैंने ये इमेजिन किया पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत रहा है।
फिर जब मैं क्रिकेट छोड़ी तो मैंने सोचा, जब मेरी वालदा बीमार हुई, कि क्यों नहीं पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कैंसर हॉस्पिटल हो सकता। सबने कहा नहीं हो सकता। 20 डॉक्टर्स को हमने सेमिनार किया, 19 ने कहा कि पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल नहीं बन सकता। एक ने कहा बन सकता है, लेकिन उसने कहा पाकिस्तान में अगर आपने बना भी लिया, गरीब मरीजों का कैंसर का मुफ्त इलाज इसलिए नहीं हो सकता कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। आज शौकत खानम दुनिया के अंदर वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है जिधर 70% अभी मैंने बात तो करनी थी। दुनिया में वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है, प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल, जिधर 70% मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। उसके बाद मैंने ये सोचा कि क्या वजह है कि जब मैं बड़ा हो रहा था पाकिस्तान दुनिया में, ये सब याद रखें कि 60s के अंदर पाकिस्तान दुनिया में सबसे एशिया के अंदर तेजी से तरक्की कर रहा था। फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट थी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज थी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी। ये जो पीआई है जो आज 100 अरब रुपए का नुकसान कर रहा है, ये दुनिया की सेकंड नंबर पे बेस्ट एयरलाइन कंसिडर की जाती है। पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज थी, कॉलेजेस थे, मिडिल ईस्ट से लोग हमारे मुल्क में पढ़ने आया करते थे। HSN कॉलेज जिधर मैं पढ़ा था, मलेशिया के प्रिंसेस हमारे स्कूल में आके पढ़ते थे। तो पाकिस्तान तेजी से ऊपर जा रहा था। चाइना ने 1970s में पाकिस्तान का मार्केट इकोनॉमी का मॉडल लिया। 60s में मलेशिया और साउथ कोरिया ने पाकिस्तान का फर्स्ट 5-year प्लान अडॉप्ट करके तरक्की की। ये वो पाकिस्तान था। तो अगर आज पाकिस्तान के हालात ये, इसका ये नहीं मतलब कि पाकिस्तान में अल्लाह ने रिसोर्सेज नहीं दी, टैलेंट नहीं है, ज़ख़ीर ज़मीन है, मिनरल वेल्थ है। पाकिस्तान में दुनिया के सबसे बड़ा कोल रिजर्व है। कोयले के रिजर्व्स पाकिस्तान में इतने हैं कि जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं सऊदी अरेबिया और इराक की कंबाइंड ऑयल से, तेल से जो एनर्जी है, वो पाकिस्तान के कोयले के रिजर्व्स उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। पाकिस्तान में कॉपर रिजर्व्स हैं, गोल्ड रिजर्व्स हैं, गैस रिजर्व्स हैं। पाकिस्तान, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि दुनिया में 14 पीक्स हैं ओवर 24,000 फीट, 7 पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो ग्रेडियंट है, यानी पाकिस्तान में जो सबसे हाईएस्ट पीक ऊंचाई से समुद्र सी लेवल के ऊपर शार्पेस्ट ग्रेडियंट है, उसका मतलब 12 मौसम है। इसका मतलब आप कुछ भी उगा सकते हैं पाकिस्तान में। एल्पाइन से लेके डेजर्ट क्लाइमेट है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी आधी आबादी 25 साल की उम्र से कम है। इसका मतलब यंग पॉपुलेशन, अगर हम इस आबादी को सही इस्तेमाल कर जाए, ये सबसे तेजी से तरक्की कर सकता है। यंग पॉपुलेशन, यूरोप का बूढ़ा पॉपुलेशन, यानी कि अल्लाह ने इस मुल्क को सब कुछ दिया, एक चीज नहीं दी। एक चीज नहीं दी, उसको कहते हैं पॉलिटिकल। सुने आज देखिए, तालियों का वक्त आएगा, नारों का वक्त आएगा, लेकिन मेरी बड़ी गौर से बात सुने, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए सुनना।
एक चीज जिसको कहते हैं पॉलिटिकल गवर्नेंस। तीसरी दुनिया इसलिए नहीं कि वहां रिसोर्सेस नहीं है। नाइजीरिया तेल के जखीरे पे बैठा है, गुर्बत है। पॉलिटिकल गवर्नेंस, जिस मुल्क के अंदर गवर्नेंस सिस्टम ठीक होता है उस मुल्क में खुशहाली होती है। जिस मुल्क में गवर्नेंस सिस्टम ठीक नहीं होता उसको तीसरी दुनिया कहते हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड। ये सिंगापुर हमारे सामने था। मैं जब बड़ा हो रहा था सिंगापुर में करप्शन थी पाकिस्तान से ज्यादा। सिंगापुर का पानी अपना नहीं था, मलेशिया से इंपोर्ट करता था पानी। सिंगापुर का जो पर कैपिटा इनकम था $550 था, पाकिस्तान जितना। आज उसी सिंगापुर का पर कैपिटा इनकम $33,000 है। क्या हुआ, क्या फर्क हुआ? एक ईमानदार प्राइम मिनिस्टर आया, उसने गवर्नेंस सिस्टम ठीक की, उसने करप्शन खत्म की, उसने मेरिटोक्रेसी सिंगापुर में लेके आया, उसने सिविल सर्विस को डीपोलिटिसाइज किया, पुलिस का निजाम ठीक किया और सबसे ज्यादा अदालती निजाम ठीक किया। वही सिंगापुर आज देखें किधर है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी का बजट सारे पाकिस्तान के एजुकेशन बजट से ज्यादा है। ये हमारे लिए हम सब के लिए शर्मनाक बात है कि जो मुल्क अपने यूथ के ऊपर, बच्चों पे तालीम पे पैसा नहीं खर्च करता, उसका क्या मुस्तकबिल हो सकता। तो इसलिए जिस नए पाकिस्तान की हम बात करते हैं वो पाकिस्तान इंशाल्लाह वो होगा जो सबसे पहले अपनी कैबिनेट, अपने पार्लियामेंटेरियंस, उनका पहले इंतखाब करवाएगा। जब तक आपकी लीडरशिप ईमानदार नहीं हो, जब तक आपकी लीडरशिप में ईमानदारी ना हो, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जब तक आपकी लीडरशिप अपना इंतखाब ना करे, वो दूसरों का इंतखाब नहीं कर सकते। इसलिए तहरीक इंसाफ ने अभी से जितनी हमारी टॉप लीडरशिप है सबके एसेट्स डिक्लेयर करवाए, उनका टैक्स कितना वो देते हैं वो डिक्लेयर करवाए और अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दिया। उसके बाद हमने ये फैसला किया कि एक कानून हम पास करेंगे जिसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोई इक़्तिदार में आके अपनी बिजनेस को फायदा नहीं पहुंचा सकेगा, अपनी फैक्ट्रियां नहीं बना सकेगा, नेशनलाइज्ड बैंक से कर्जे लेके माफ नहीं करवा सकेगा। जब तक पाकिस्तान में लीडरशिप ट्रांसपेरेंट ना हो, अपने आप को अवाम के सामने इंतसाब के लिए ना रख सके, वो किसी का इंतसाब नहीं कर सके। तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं कि नया पाकिस्तान कैसे बनेगा। सबसे पहले एक वो लीडरशिप जो अपना इंतसाब करके इक़्तिदार में आएगी। उसके बाद वो लीडरशिप किसी को टिकट नहीं मिलेगा, तहरीक इंसाफ के किसी भी नुमाइंदे को टिकट नहीं मिलेगा जब तक उसके इलाके के लोग उसको रिकमेंड नहीं करते। पहली पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने अंदर इलेक्शंस करवा रही है। पहली पाकिस्तान की पार्टी है जिसकी मेंबरशिप 1 करोड़ मेंबर से ज्यादा नहीं है।
इंसाफ के 10 मिलियन मेंबर हैं। इनमें से 7 मिलियन मेंबर्स के हमारे पास टेलीफोन नंबर है। पहली पार्टी है जो इंशाल्लाह 2 तारीख को इस्लामाबाद से इलेक्शन शुरू होंगे। उसके बाद केपी में इलेक्शन, फिर पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, यानी कि सारी पार्टी के ओहदेदार, चेयरमैन इंक्लूडेड, सबकी इलेक्शन होगी। इससे क्या होगा कि पहले तो पार्टी अपने अंदर डेमोक्रेसी लेके आएगी। आज तक किसी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शंस नहीं करवाए। फैमिली पार्टीज हैं। पहले बाप थे और माएं थी, अब उनके बच्चे तैयार हो गए बारियां लेने के लिए। तहरीक इंसाफ में जब तक हमारी इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस रिकमेंड नहीं करेंगे किसी को टिकट नहीं मिलेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कि आप इलाके के अंदर सबको सबकी रेपुटेशन पता है। आप शहरों में तो लोगों को धोखा दे देंगे, लेकिन जिस इलाके से जिसने इलेक्शन लड़ना है सब जानते हैं कि किसकी रेपुटेशन क्या है। इसलिए जब तक उस इलाके के लोग, इलेक्टेड लोग रिकमेंड नहीं करेंगे, हम किसी को टिकट नहीं देंगे। उसके बाद जब तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स खड़े होंगे तो अगर किसी कैंडिडेट को रिकमेंड किया जिसके पास इलेक्शन लड़ने के पैसे नहीं है, जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होंगे, उनके लिए हम फंड रेजिंग करेंगे, हम पैसे करेंगे। इंशाल्लाह हमारी असेंबलियों में ऐसे लोग आएंगे जिनको कानून साजी का मतलब पता होगा, लेजिस्लेशन करनी आएगी। हमारी असेंबली में कब्जा ग्रुप नहीं होंगे। मुजरिमों की पनाहगाह नहीं होगी नेशनल असेंबली। हमारे दौर में यह नहीं होगा कि जब तक आपने बड़ा जुर्म ना किया हो आपको बड़ा ओहदा नहीं मिल सकेगा। ऐसे आज है, जितना बड़ा जुर्म उतना बड़ा ओहदा आजकल। कैसे हो सकता है कि एक आदमी इतने बड़े गवर्नर हाउस में बादशाह बन के रह रहा है? टैक्स के पैसे के ऊपर हम किसी हुक्मरान को याशिया नहीं करने देंगे। टैक्स का पैसा आवाम पे खर्च होगा। इसलिए पहले तो ये गवर्नर हाउस में बड़ी देर से मेरी नजर थी, दीवारें गिर के इनको स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज दी जाएगी नौजवानों को। जितना पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में टैलेंट है, और क्रिकेट की मैं खास तौर पर बात कर रहा हूं, शायद ही दुनिया में अल्लाह ने किसी को इतना टैलेंट दिया। ये तो आप मुतमईन हो जाए कि जो मैं क्रिकेट का निजाम लेके आऊंगा, आप ये तो मैं नहीं कह सकता कि पाकिस्तान हमेशा वर्ल्ड कप जीतेगा, लेकिन फाइनल तक तो हमेशा पहुंच जाएगा। इसके बाद जितने भी गवर्नर हाउसेस हैं इनको हम लाइब्रेरीज बनाएंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे, और जितनी भी ग्राउंड है इनको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनाएंगे, पब्लिक पार्क्स बनाएंगे। उसके बाद जितने भी बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हाउसेस, चीफ मिनिस्टर हाउसेस, यानी एक तरफ मुल्क में भीख मांगने जाते हैं। ये एक दफा कमर शरीफ ने बड़ी अच्छी ये जोक बताई कि ये ऐसे है कि एक लैंड क्रूजर लाल बत्ती पे रुकती है और हाथ निकाल के पैसा मांगना शुरू कर देती है। यानी आप शर्म की बात है कि जिस मुल्क में पैसा ही ना हो
उस मुल्क में कैसे रह सकते हैं, कैसे ऐसा लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। आप सोचें, आप जब कनाडा का प्राइम मिनिस्टर सोच रहे हैं, कितना स्टाफ होगा इसमें, कितना स्टाफ होगा? 15 होंगे, ज्यादा से 10 होंगे, 15-20 होंगे। हमारी रायगढ़ की रॉयल फैमिली हमारे तो बादशाह सलामत के पास और उनके खानदान के पास, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, 1270 पुलिस वाले रॉयल फैमिली को डिफेंड करते हैं। ये सिर्फ पुलिस है, ये सिर्फ पुलिस है। आधी एलीट फोर्स, 700 एलीट फोर्स है, उसमें से 350 इनके खानदान को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। किससे डर है इनको? किस चीज का खौफ है? यानी अवाम के नुमाइंदे और अवाम से डर रहे हैं। बेकरी नहीं खुली तो उसको खरीदा जा रहा है। दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट हाउस का कैदी है, कैदी निकलता ही नहीं है बाहर, वहां से डर के। तो जब इस्लामाबाद की कैद से निकलता तो सीधा दुबई, यानी पाकिस्तान में कभी कभी दौरे करता है वो। हर दूसरे दिन देखो पाकिस्तान में आग लगी हुई है, वो कभी न्यूयॉर्क में नजर आ रहा है, कभी दुबई में आ रहा है, कभी लंदन में आ रहा है। नए पाकिस्तान में ऐसे नहीं हो सकेगा। नए पाकिस्तान के अंदर आपको हम ये साबित करके दिखाएंगे कि अवाम की हुकूमत कैसे रहती है। सादगी इख्तियार करेंगे। अवाम का पैसा, एक एक रुपया अवाम के ऊपर खर्च होगा। तालीम और सेहत के ऊपर हम अपना पैसा, मैं इंशाल्लाह आपको साबित करके दिखाऊंगा कि एक एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज करेंगे पाकिस्तान में, खास तौर पे अपनी ख्वातीन के लिए फीमेल एजुकेशन को सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी मुलाला को कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी तालीम के लिए, इंशाल्लाह। ये आप समझने की बात है आपके लिए। देखिए, जब अंग्रेज आया था, अंग्रेज के आने से पहले हिंदुस्तान में एक बड़ा जबरदस्त लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चलता था। यानी हर गांव एक ऑटोनमस यूनिट था, अपने फैसले करता था, अपने स्कूल चलाता था, अपना पुलिस होती थी, अपना डिस्पेंसरी चलाती थी, अपनी डेवलपमेंट फंड इकट्ठे करते थे। सेल्फ कंटेन्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हिंदुस्तान में चलता था। आपको पता है, अंग्रेज के आने से पहले हिंदुस्तान में लिटरेसी रेट 80% था, 80%। उन्होंने एक सेंट्रलाइज सिस्टम लेके आए, गुलामों के लिए निजाम लेके आए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म कर दिया। आज उसके असरात देखें, जो फ्यूडल सिस्टम है अंग्रेज ने बनाया था, ये फ्यूडल सिस्टम है। इस फ्यूडल सिस्टम को तहरीक इंसाफ आपको खत्म करके दिखाएगी। हमारा एक रेवोल्यूशनरी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होगा। वापस गांव के लोगों को एम्पावर करेंगे। ये जो थाना, कचहरी, पटवारी की सियासत आपको खत्म करके दिखाएंगे। पटवारी का जो सिस्टम ही खत्म कर देंगे, लैंड रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज कर देंगे। आप सब जानते हैं, पाकिस्तान आप जानते हैं, तो जिसने भी कोई प्लॉट किया होगा तो आपको पता है कि वहां क्या होता है।
अपने रिश्तेदार की मुझे याद आ जाती है कि सऊदी अरेबिया में उसने बड़ा पैसा बनाया। उसने पहले प्लॉट लिया इस्लामाबाद में, फिर पैसा बना के घर बनाने के लिए पहुंचा। 3 साल के बाद नक्शा पकड़ा हुआ है, अपना प्लॉट ढूंढ रहा, प्लॉट ही नहीं मिल रहा। तो एकदम देखता है कि जो प्लॉट था उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी हुई है। पुलिस के थाने जाकर रिपोर्ट करते हैं, जी मेरे प्लॉट के ऊपर कब्जा हो गया। पुलिस वाला उसे कहता, थानेदार कहता आपका नाम ये है? कहता जी। कहता आपके ऊपर केस होगा कब्जे का। वो बेचारा 3 हफ्ते, ये मैं सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं, 3 हफ्ते बेचारा अपनी जान छुड़ाता फिर, नहीं तो उसको जेल में डालने लगे थे। तो जिस मुल्क में आप एक प्लॉट ही नहीं खरीद सकते, यानी प्लॉट से ज्यादा मुश्किल चीज क्या है? जिस मुल्क में प्लॉट्स भी आपका उसके ऊपर भी कब्जा हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट किसने करनी? और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जो पुराना पटवारी का निजाम चला है। क्यों नहीं चेंज करने देते? सारी दुनिया में लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज हो गए, पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? क्योंकि पाकिस्तान की असेंबली कब्जा ग्रुप से भरी हुई है। अगर लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज हो जाए तो कब्जा ग्रुप कैसे बनेंगे? तो कब्जा ग्रुप पाकिस्तान के अंदर पटवारी सिस्टम चलने देते हैं, पटवारी के जरिए कब्जे होते हैं। इसलिए हम इंशाल्लाह हमने पूरी तैयारी की हुई है, 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह सारा लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करेंगे। दूसरा, एक आम गांव के अंदर आप में से कई जानते होंगे कि सबसे बड़ा जुल्म का अड्डा थानेदार होता है। थाने के जरिए सबसे ज्यादा जुल्म करवाया जाता है। और सबसे पहले जो एमएलए इलेक्शन जीतता है वो अपना थानेदार रखवाता है। क्यों थानेदार रखवाता है? लोगों को गुलाम बनाने के लिए। तहरीक-ए-इंसाफ जो निजाम लेके आ रही है, चंद गांव के लोग मिलके उनकी कमेटी वो थाने के ऊपर सुपरवाइज करेंगे ताकि थानेदार गांव के लोगों के ऊपर जुल्म ना कर सके। ये भी इनकलाब है। प्राइमरी स्कूल्स, हम शहबाज शरीफ की तरह फौज को नहीं भेजेंगे प्राइवेट एब्सेंटी जो गो स्कूल्स को चेक करने के लिए। जैसे ही आपने प्राइमरी स्कूल गांव के लोगों की सुपरविजन के नीचे डाल दिया, गांव के लोगों के पास हायर और फायर की जिम्मेदारी आ गई, ये सारा आपका प्राइमरी स्कूल का सिस्टम ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसी तरह बेसिक हेल्थ यूनिट्स, डिस्पेंसरी, सब कुछ लोगों के नीचे ले आएंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जब तक ये नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं आता पाकिस्तान में चेंज नहीं आ सकता। तो चेंज की पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपकी लीडरशिप की अकाउंटेबिलिटी, उसके बाद आप अपने खर्चे कम करेंगे, उसके बाद आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आएंगे, उसके बाद इंडिपेंडेंट ऑटोनमस नैब बनाएंगे, अकाउंटेबिलिटी इंडिपेंडेंट होगी। उसके बाद रेवेन्यूज इकट्ठे करेंगे, पाकिस्तान में टैक्स कैसे इकट्ठा करेंगे। टैक्स हम कैसे इकट्ठा करेंगे? सबसे पहले खुद टैक्स देंगे, उसके बाद बेनामी को आउटलॉ कर देंगे। बड़े बड़े आपके लीडर्स हैं, इनके आप एसेट्स देखें, अपने नाम पे कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है बाहर, अपने नाम पे नहीं है। तहरीक-ए-इंसाफ कानून पास करेगी कि जो पहले तो सबको कहीं अपने एसेट्स डिक्लेयर करें, जो चीज इन्होंने डिक्लेयर ना की और हमें मिल गई तो स्टेट उसको कॉन्फिस्केट कर देगी। और जो चीज कॉन्फिस्केट हुई, जो चीज करप्शन से रिकवर की, वो सब पाकिस्तान के बच्चों को एजुकेट तालीम देने के लिए जाएगी। उसके बाद एनर्जी, पाकिस्तान में बिजली नहीं है। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में बिजली नहीं है, आप शॉक हो जाएंगे कि क्यों नहीं है बिजली। सोचे बिजली किधर चली गई है, उधर ऊपर उड़ के किधर चली गई है बिजली।
बिजली, मैं आपको मोटी मोटी फिगर्स देता हूं। पाकिस्तान में पहले आप सब, आज मेरी कोशिश है कि आप पाकिस्तान के इश्यूज समझ जाए। आप जब इश्यूज समझ जाएंगे इनका हल भी आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो टोटल बिजली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 22,000 मेगावाट। उसमें से कोई 3-4 हजार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रह गया, तो 19,000 कहते हैं। इस वक्त जो डिमांड है पाकिस्तान में 15,000 है। 15,000 डिमांड है, लेकिन पाकिस्तान बिजली कितनी प्रोड्यूस कर रहा है? 10,000। 10,000 क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान वापडा के पास पैसा ही नहीं है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को देने के लिए। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान में बिजली की चोरी तकरीबन 40% है। 40% बिजली चोरी हो जाती है। वो जो चोरी होती है, उस चोरी की बिजली की कीमत अवाम अदा करती है महंगाई के जरिए। बिजली महंगी कर देते हैं। चोरी कोई करता है, कीमत कोई अदा करता है। जब बिजली महंगी हो जाती है तो आम आदमी बिजली की पैसे नहीं दे सकता। जब वो पैसे नहीं दे सकते वो भी बिजली चोरी करते हैं। तो इस विशेष साइकिल में हम फंसे हुए। सिर्फ गवर्नेंस सिस्टम ठीक हो जाए, सिर्फ गवर्नेंस सिस्टम ठीक हो जाए, पाकिस्तान के पास इतनी बिजली होगी कि लोड शेडिंग की शायद जरूरत ही ना पड़े। और बिजली क्यों महंगी है? बिजली महंगी क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के जो पावर स्टेशन हैं उन्होंने तेल के ऊपर बेस किए हैं। पाकिस्तान में गैस भी है। पाकिस्तान में 50,000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसको भी नहीं किसी ने यूटिलाइज किया। पाकिस्तान में जो कोयला है, हर के अंदर जो कोयला है 185 बिलियन टन का कोयला है। अब इस कोयले की अगर हम कोल बेस्ड प्लांट्स बना देंगे तो पहले तो बिजली की कीमत आधी हो जाती है। पाकिस्तान के पास इतनी बिजली आ सकती है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में कोयला है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, शॉर्ट टर्म में गवर्नेंस है। तो ये जो क्योंकि बिजली नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, बेरोजगारी है, लोग फैक्ट्रियां हमारी बांग्लादेश जा रही है, मलेशिया जा रही है। तो और टैक्स कलेक्शन खर्चा है 3200 अरब रुपया। मैं आपको गारंटी करता हूं कि सिर्फ टैक्स की चोरी खत्म करके हम पाकिस्तान में 4,000 अरब रुपया इकट्ठा कर सकते हैं टैक्स। 4,000 अरब रुपया टैक्स का इकट्ठा कर लेना, कोई भीख मांगने की जरूरत है, न कर्जे लेने की जरूरत है। वो पैसा हम अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर सकते हैं, तालीम पे, सेहत पे। तो पाकिस्तान में वायबल मुल्क सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें हमने करनी है। गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना है और हमने टैक्स कलेक्शन, खर्चे कम करने, टैक्स बढ़ाना। तो ये मैं सिर्फ आपके लिए इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा मुल्क जो है अल्लाह ने सब कुछ दिया है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, जिस मुल्क की लीडरशिप खुद करप्ट हो, लीडरशिप खुद टैक्स ना दे, लीडरशिप अपना सारा पैसा जायदाद मुल्क से चोरी करके बाहर ले जाए, अरबों डॉलर जिनका बाहर पड़ा हो, उन लोगों को ऊपर लेके आए जो उनके साथ मिलकर चोरी करने में मदद करें, उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल? मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि मौलाना साहब कौम कैसे मरती है? मौलाना ने कहा जब कौम अच्छी और बुरे की तमीज खत्म करती है कौम मर जाती है। मॉरल कोलैप्स, इकोनॉमिक कोलैप्स से पहले मॉरल ही कोलैप्स करती है। पाकिस्तान में शुक्र है कि पहली दफा पाकिस्तान का नौजवान फैसला कर बैठा है। इस वक्त पाकिस्तान की 70% आबादी 35 साल की उम्र से कम है। ये जो यूथ है ये फैसला कर बैठे चेंज है।
इंसाफ, सिर्फ तहरीक इंसाफ को हरा सकती है और कोई नहीं इसको हरा सकता। और तहरीक इंसाफ अपने आप को हरा सकती है अगर दो गलतियां ना करे। अगर हराएगी दो गलतियां करेगी, एक गलत अलायंस कर ले, मैं आज आपको कह रहा हूं कि किसी भी पार्टी से जो इस वक्त इक़्तिदार में है, चाहे प्रोविंस में, सेंटर में, तहरीक इंसाफ इनमें से किसी से भी अलायंस नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ गलत कैंडिडेट्स को सिर्फ टिकट दे दे, अगर तहरीक इंसाफ ने गलत कैंडिडेट्स को टिकट दिया जिनकी शक्ल तहरीक इंसाफ के नजरिए से नहीं मिलती, तो तहरीक इंसाफ हार जाएगी। इसलिए आपको यकीन हो जाए कि इमरान खान पार्लियामेंट्री बोर्ड का खुद चेयरमैन होगा और आप सब जानते हैं कि टीम सिलेक्शन में मैं माहिर हूं। अगर हमें ईमानदार कैंडिडेट किसी सीट पे ना मिला, हम वो सीट को खाली छोड़ देंगे, लेकिन हम ये जो वॉर ऑन टेरर है, मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। आप लोग वोट कैसे डालें? ये वॉर ऑन टेरर नहीं, ये वॉर ऑफ टेरर है। ये वॉर टेररिज्म के खिलाफ जंग नहीं है, ये टेररिज्म पैदा कर रही है। ये एक ऐसी जंग है जिसकी वजह से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। 8.5 साल हम इस जंग में पड़े रहे। मेरी वाहिद नवाज थी जो बार बार कहता रहा कि अमेरिका की जंग में ना पड़ो। ये हमारी जंग नहीं थी। किसी की जंग में शिरकत करके 40,000 पाकिस्तानियों को हमने बर्बाद दिया। हर रोज पाकिस्तानी मर रहे हैं, बलूचिस्तान से लेके सारे मगरबी बॉर्डर के ऊपर। 30 लाख लोग घरों से नकल मकानी कर चुके हैं। 70 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हो चुका है। और क्या पाया हमने? इंतहा पसंदी और बढ़ गई। आज पाकिस्तान के अंदर कभी इतनी इंतहा पसंदी नहीं थी जितनी आज। क्या पाया हमने? जरदारी। हमने किसी की जंग में शिरकत करके पाकिस्तान को आज उधर खड़ा कर दिया कि अगर हम जल्दी से इस जंग में से ना निकले, ये पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रही है। इसलिए तहरीक इंसाफ का फॉर्मूला क्या है? जब हम कहते हैं कि हम मिलिट्री सोल्यूशन के साथ नहीं है, हमें कहते हैं आप तालिबान के साथ हैं। ये जॉर्ज बुश की सोल्यूशन कि आइदर यू विद अस और अगेंस्ट अस, यानी अगर हम मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ नहीं है, इसका मतलब तालिबान के साथ। पाकिस्तान हम ना मिलिट्री सोल्यूशन के साथ है, ना हम तालिबान के साथ है, हम पाकिस्तान के साथ हैं। हमारा हल क्या? हमारा हल सीधा है। सबसे पहले हम अमेरिका की जंग से अपने आप को डिसएंगेज करेंगे। इसका तरीका ना हम अमेरिका से एड लेंगे, ना हम अमेरिका से एड लेंगे, ना हम उनको ड्रोन अटैक करने देंगे पाकिस्तान में। क्योंकि जब ड्रोन अटैक होते हैं तो ड्रोन्स भी उनको मारे जिनसे पाकिस्तान फौज लड़ रही है। इसका मतलब वो कहते हैं पाकिस्तान अमेरिका की जंग लड़ रही है, और क्योंकि अमेरिका की जंग लड़ रही है वो कहते हैं कि इनके खिलाफ जहाद, क्योंकि वो कहते हैं जहाद है, वो खुदकुश हमले करते हैं, और क्योंकि खुदकुश हमले सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखें, सबसे ज्यादा
इसलिए जब जहाज खत्म होगी, जब आप अमेरिका की जंग से डिस्टेंस करेंगे, जब खुदकुश हमले खत्म होंगे, आप इस जंग के ऊपर काबू पा जाएंगे। हम इस जंग के ऊपर काबू पा जाएंगे और हम काबू पाएंगे अपने कबायली इलाके के लोगों को अपने साथ मिला के। याद रखें, जब आपके कबायली इलाके के लोग आपके साथ खड़े हो गए, आप जंग जीत गए। जो हमने वजीरिस्तान की पीस मार्च की थी, 1 लाख लोगों को हम वजीरिस्तान लेके गए और जिस तरह का इस्तेमाल हमें मिला था, एक आपको वेबसाइट मेरी हमारी पीटीआई की वेबसाइट के ऊपर एक लिंक है, वो लिंक आप खोले, 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है तहरीक-ए-इंसाफ की पीस मार्च में। आप खुद देखेंगे कि टांग की तारीख में जिधर सारे वजीरिस्तान से जो नकल मकानी किए हुए लोग हैं वो वहां थे, टांग की तारीख में कभी किसी को इतना बड़ा इस्तेमाल नहीं मिला जो हमें वहां मिला था। इंशाअल्लाह इनके साथ मिलके, इन लोगों के साथ मिलके इंशाअल्लाह हम ये दहशतगर्दी की जंग जीतेंगे। और स्वाय तहरीक-ए-इंसाफ के पास अभी तक किसी ने नहीं इस जंग का हल हमें बताया। ये वाहिद पार्टी है जो जानती है कि तहरीक-ए-इंसाफ के पास हल है, बाकी किसी के पास हल नहीं है। तो मैं आखिर में वोट के लिए तहरीक-ए-इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन फाइल की थी, उसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक मिल चुका है। ये तो मैंने आपको गुड न्यूज बताया। बैड न्यूज ये है कि अभी तक उन्होंने तरीका नहीं उनको पता चला कि कैसे आपका वोट डलवाना है। लेकिन इंशाल्लाह हम उनको तजवीज़ें पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको मौका मिलेगा वोट डालने का। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आना है। पूरी कोशिश कर रही है मौजूदा हुकूमत कि आपको किसी तरह वोट का हक ना मिले। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि ये तरीका आए कि कैसे आप वोट डाल सकते हैं। मुझे पता चला है कि इंटरनेशनल कॉल की उन्होंने कीमत को 100% बढ़ा दी, 500% बढ़ा दी। यानी कि किसी की जेब में बड़ा पैसा जाने वाला है। किसकी जेब में? फिर से किसी जेब में? आसिफ जरदारी जब सोता भी है ना तो उसके ख्वाब में उसको डॉलर नजर आते हैं। और इसके खिलाफ इंशाल्लाह पिटीशन फाइल करेंगे। ये जो बात है इंटरनेशनल कॉल्स इन्होंने बढ़ाई है, तहरीक-ए-इंसाफ के वकील सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसके खिलाफ पिटीशन फाइल करेंगे। सवाल यह है कि पंजाब के अंदर मादरी ज़बान में बुनियादी तालीम देनी चाहिए। अंग्रेजों ने पाबंदी लगाई 1800। एक मिनट, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि मैं आपको बता दूं, हम अपना सुने, मैं मुझे पता है, समझ सुने, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की।
जरा सब सवाल पूछ ले, बड़ा शोर मचा हुआ है। सवाल ये है कि क्या पंजाब में मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए या नहीं? सुन सारी रिसर्च, जितनी भी तालीम में रिसर्च हुई, उसने एक चीज साबित की है कि बच्चे सबसे तेजी से सीखते हैं अपनी मादरी ज़बान। हम आपके सामने अपनी एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये उतनी रेवोल्यूशनरी है जितनी हमारी बाकी पॉलिसीज। अभी इसके ऊपर डिबेट चल रही है, लेकिन जो हम समझते हैं कि सबसे बड़ा जुल्म है पाकिस्तान में, वो ये है कि पैसे वाले लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम, आम लोगों के लिए उर्दू मीडियम, और जो बेचारे बिल्कुल ही एक तबका है जिसके लिए मदरसा सिस्टम, मदरसों में जाते। कोई कौम नहीं बन सकती जब तक उसके पास एक कॉमन एजुकेशन सिलेबस हो। हम इंशाल्लाह बड़े एकेडमिक्स को कंसल्ट कर रहे हैं, एक इंशाल्लाह ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जिसमें तालीमी इंसाफ हो, एजुकेशन अपार्टमेंट ना हो, 3 डिफरेंट क्लासेस एक ग्रुप में ना पैदा हो। एक तरफ इंग्लिश मीडियम जिसका कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है, दूसरी तरफ उर्दू मीडियम, दूसरा कल्चर, दीनी मदरसा, तीसरा कल्चर। कोई मुल्क में 3 कल्चर नहीं होते। इंडिया ने भी एक एजुकेशन सिस्टम लेके आया। मलेशिया के अंदर मलय मीडियम, इंग्लिश मीडियम उन्होंने सिंथेसाइज किया। सिंगापुर में चाइनीज मीडियम, इंग्लिश मीडियम उन्होंने सिंथेसाइज किया। हमारे मुल्क में क्यों वो लेवल से लेवल है? हमने भी एक बेहतरीन इंशाल्लाह डेवलप कर रहे हैं, एक कॉमन कोर्स सिलेबस सबके लिए, ताकि वन नेशन बने। ये बड़ा लेकिन ये भी जो बुनियादी तालीम है, ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे तेजी से बच्चा अपनी मादरी ज़बान में सीखता है। ये सारे जितनी भी रिसर्च हुई एजुकेशन के लिए साबित हुआ। और ये भी ठीक है कि बच्चों को आप बाइलिंगुअल कर सकते हैं, ट्राइलिंगुअल कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर 4 ज़बानें सिखाई जाती हैं, बच्चे बड़ी तेज सीखते हैं। तो हमें क्यों नहीं कि हम फायदा उठाए, हम पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं अपनी मादरी ज़बान में भी सीखें, बाकी ज़बानें भी सीखें। किस लेवल तक हमने उर्दू मीडियम जाना है, किधर इंग्लिश। लेकिन जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो ये कि इंग्लिश एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। इंग्लिश की वजह से कल्चरल इंपीरियलिज्म वो ना, हम एक पूरा कल्चर ही ना ले आए, जिसकी वजह से ये जो कास्ट डिवीजन है पाकिस्तान में, इसको इंशाल्लाह हम आपके सामने रेवोल्यूशनरी एजुकेशन बजट देंगे। कराची की टारगेट के लिए बड़े आराम से कंट्रोल हो सकती है उस गवर्नमेंट से जो ये फैसला कर रहे हैं कि पुलिस गैर जानबदार होगी। जब आप पुलिस के अंदर कोटा सिस्टम रखेंगे, इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सिपाही और फलानी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सिपाही, क्या हुआ? और जब पुलिस अपने पॉलिटिकल पार्टीज के मिलिटेंट विंग्स को तहफ़्फ़ुज़ देगी, क्या? तब कभी भी कराची में कराची में वो लेके आएगा जो पुलिस को गैर जानबदार करेगी, जो जुर्म करेगा वो पकड़ा जाएगा। आप पकड़ रहा। डीवेपनाइजेशन होगी, वो सिर्फ वो गवर्नमेंट कर सकती है जो खुद अपने मिलिटेंट विंग्स को पालती नहीं। आप जब तक पार्टीज के मिलिटेंट विंग्स होंगे, कराची में अमन नहीं आने लगा। और याद रखें, कराची पाकिस्तान की क्या कैसे दिल है। अगर कराची प्रॉस्पर करता सारा पाकिस्तान आएगा। हमें सबको कि हम वाइल्ड पार्टी में इंशाल्लाह, मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहता हूँ, कोई नहीं कह सकता कि ये पंजाबियों की पार्टी है, उर्दू स्पीकिंग की पार्टी है, पठानों की है। ये सबकी पार्टी है। ये वो पार्टी है जो इंशाल्लाह एक पाकिस्तान
इकट्ठा करेगी, सबको इकट्ठा करेगी, जिसमें शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, हिंदू, सिख, ईसाई, सबको इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे। और मैं सिर्फ बलोचिस्तान कह रहे हैं अमीर और गरीब के अंदर जो फर्क है, अमीर और गरीब में फर्क इसलिए है कि गरीब आदमी टैक्स देता है, अमीर आदमी को सब्सिडाइज करता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिधर बजाय अमीरों से टैक्स लेके गरीबों पे खर्च करना, गरीबों से पैसे लेके इनडायरेक्ट टैक्सेस महंगाई करके अमीर याशी करता। ये वाहिद मुल्क है, इसलिए तहरीक इंसाफ है, अदालती इंसाफ, माशी इंसाफ, यानी कि पैसे वाले लोगों से लेकर टैक्स कमाल पे खर्च करेंगे, और तालीमी इंसाफ। जी बलोचिस्तान पाकिस्तान में इंपोर्टेड वजीर आजम नहीं आएंगे, पाकिस्तान से कई वजीर आजमों को हम एक्सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं खत्म करता हूँ, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। आखिरी बात आपसे, प्लीज खामोशी 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 खामोशी। देखिए, मैंने अपनी तकरीर शुरू की थी आप सबको ये कहते हुए कि अल्लाह ने जो भी मेरे ख्वाब देखे वो पूरी की। अब मैं सिर्फ अभी शो नहीं करना, मेरी बात समझ। तो मैं रुक गया था कि शौकत खानम का जब हम हॉस्पिटल बनाया तो सब ने कहा नहीं बन सकता। तो एक दिन जो मेरा ख्वाब था कि एक दिन हॉस्पिटल खुलेगा और ये वाहिद हॉस्पिटल होगा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गरीबों का मुफ्त इलाज होगा, वो भी पूरी होगी। फिर मैं नमल यूनिवर्सिटी, ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है, मेरा जो पैशन है वो ये यूनिवर्सिटी, मिशन पॉलिटिक्स एंड पैशन ये। मैंने वो जब जगह देखी, वो सबसे खूबसूरत जगह है नमल में, पहाड़ियाँ पीछे सामने लेक है। ये अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनेगी। लेकिन पॉलिटिक्स में मैं एक दिन 15 से 16 साल हो गया मुझे पॉलिटिक्स में, मैं एक दिन ये ख्वाब देखता था कि अवाम का समुंदर हमारे साथ आएगा। ये मैं ख्वाब देखता था, 15 साल से मैं ये ख्वाब देखता रहा। और जब मीनारे पाकिस्तान में मैं बैठ के देखा तो समुंदर अवाम का हमारे पास आया। लेकिन अब मैं आपको आखिर में बताने जा रहा हूं, लेकिन तब तक मुझे कभी इलेक्शन जीतने का ख्वाब नहीं आया, यानी मैंने देखा नहीं। चंद हफ्ते पहले मैंने एक पिक्चर किया, जिस तरह मैंने किया था वर्ल्ड कप उठाया हुआ है, इस तरह पिक्चर किया कि सारे पाकिस्तान में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और आजादी की खुशियां मना रहे हैं। जैसे रिजल्ट निकल रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर दिया। अभी तक जो भी मैंने इमेजिन किया, पिक्चर किया, अल्लाह ने वो चीज पूरी की है। मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, जिस तरह 5 वर्ल्ड कप खेला, 5 वर्ल्ड कप खेला था, 3 में कैप्टन था, कभी किसी ने मैंने जाने से पहले नहीं कहा कि वर्ल्ड कप जीते, बस स्वाय आखिरी वर्ल्ड कप है। नजर आया कि
वर्ल्ड कप जीतूंगा। ये मैं आपको आज कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, आप तैयार